आम ऐसा है कि आप कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर भी औरों की जिंदगी बचाने के लिए बहुत ही शानदार काम करते हैं। हाल में तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है और ये बात हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरफ बढ़ाया है उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा सिस्टम सशक्त हो, इसके लिए प्रोत्साहन मिले और देश भर में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का भी वातावरण बने इस काम के लिए, और इसलिए एक विशेष पुरस्कार की घोषणा भी की गई। आज यहां दो संस्थानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साइक्लोन से लेकर के सुनामी तक विभिन्न आपदाओं के दौरान बेहतरीन काम करती रही है। इसी तरह मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन ने जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए अथक परिश्रम किया, पूरे क्षेत्र को बचाया और आग को फैलने से रोका। मैं इन संस्थानों में काम करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस सेशन के लिए आपने थीम रखी है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। भारत का इस विषय से परिचित और परिचय एक प्रकार से पुराना है, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा का वो एक अभिन्न अंग भी रहा है। आज भी जब आप अपने कुआं, बावड़ियों, जलाशयों, स्थानीय वास्तुशास्त्र, प्राचीन नगरों को देखते हैं तो ये एलिमेंट साफ साफ दिखाई देता है। भारत में आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था हमेशा लोकल रही है, समाधान लोकल रहे हैं, रणनीति भी लोकल रही है। अब जैसे कच्छ के लोग जिन घरों में रहते हैं उसको बुंगा कहते हैं, मड हाउस होते हैं। हम जानते हैं कि इस सदी की शुरुआत में आए भीषण भूकंप का केंद्र कच्छ था, लेकिन इन भूंगा घरों पर कोई असर ही नहीं हुआ। शायद थोड़ी मुश्किल से कहीं एक आध कोने में तो तकलीफ हुई होगी। निश्चित रूप से इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत से सबक है। ये स्थानीय स्तर पर हाउसिंग या टाउन प्लानिंग के जो मॉडल रहे हैं उन्हें क्या हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इवॉल्व नहीं कर सकते? चाहे लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसको हमें आज की जरूरत, आज की टेक्नोलॉजी से समृद्ध करना समय की मांग है। जब हम लोकल रेजिलियंस के ऐसे उदाहरणों से फ्यूचर टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे तभी डिजास्टर रेजिलियंस की दिशा में बेहतर कर पाएंगे। साथियों, पहले की जीवन शैली बड़ी सहज थी
और अनुभव ने हमें सिखाया था कि बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़, सूखे आपदाओं से कैसे निपटा जाए। इसलिए स्वाभाविक तौर पर सरकारों ने भी हमारे यहां आपदा राहत को कृषि विभाग से ही जोड़ करके रखा था। भूकंप जैसी गंभीर आपदाएं आती भी थी तो स्थानीय संसाधनों से ही ऐसी आपदाओं का सामना किया जाता था। अब दुनिया छोटी हो रही है, एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर निर्माण की तकनीकों में नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपदाओं का प्रकोप भी बढ़ रहा है। पुराने जमाने में पूरे गांव में एक वैद्यराज सबका इलाज करते थे और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। अब हर बीमारी का अलग डॉक्टर होते हैं। इसी प्रकार डिजास्टर के लिए भी डायनेमिक व्यवस्था विकसित करनी होगी। जैसे पिछले 100 साल के आपदा के अध्ययन से जोनिंग की जा सकती है कि बाढ़ का लेवल कहां तक हो सकता है और इसलिए कहां तक निर्माण करना है। समय के साथ इन मापदंडों का रिव्यू भी होना चाहिए, चाहे मटेरियल की बात हो या व्यवस्थाओं का। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रिकग्निशन और रिफॉर्म बहुत जरूरी है। रिकग्निशन का मतलब ये समझना है कि आपदा की आशंका कहां है और भविष्य में वो कैसे घटित हो सकती है। रिफॉर्म का मतलब है कि हम ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे आपदा की आशंका कम हो जाए। डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टम में सुधार करें, समय रहते उसे ज्यादा सक्षम बनाएं और इसके लिए शॉर्टकट अप्रोच के बजाय लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है। हम साइक्लोन की अगर बात करें तो साइक्लोन के समय भारत की स्थिति का अगर हम उसके ऊपर नजर करें तो ध्यान में आता है, एक समय था जब भारत में साइक्लोन आता था तो सैकड़ों हजारों लोगों के असमय मृत्यु हो जाती थी। हमने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में ऐसा कई बार होते देखा है, लेकिन समय बदला, रणनीति बदली, तैयारियां और बेहतर हुई तो साइक्लोन से निपटने की भारत की क्षमता भी बढ़ गई। अब साइक्लोन आता है तो जान माल का कम से कम नुकसान होता है। ये सही है कि हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस आपदा से नुकसान कम से कम हो इसके लिए व्यवस्था तो जरूर बना सकते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि रिएक्टिव होने के बजाय हम प्रोएक्टिव हो। साथियों, हमारे देश में प्रोएक्टिव होने को लेकर पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, मैं इसका जिक्र भी आपके सामने करना चाहूंगा। भारत में आजादी के बाद 5 दशक बीत गए थे, आधी शताब्दी बीत गई थी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कोई कानून नहीं था। साल 2001 में कच्छ में भूकंप आने के बाद गुजरात पहला ऐसा राज्य था जिसने गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इसी एक्ट के आधार पर साल 2005 में केंद्र सरकार ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का निर्माण किया। इसके बाद ही भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। साथियों, हमें हमारे स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज में डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस को मजबूत करना ही होगा। जब आपदा आए तभी अर्बन लोकल बॉडीज रिएक्ट करें, इससे बात बनने वाली अब रही नहीं है। हमें प्लानिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा, हमें लोकल प्लानिंग की समीक्षा करनी होगी, हमें इमारतों के निर्माण के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस बनानी होगी। एक तरह से पूरे सिस्टम की ओवरऑलिंग की जरूरत है। इसके लिए हमें
दो स्तर पर काम करने की जरूरत है। पहला, यहां जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उन्हें जनभागीदारी, लोकल पार्टिसिपेशन पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। भारत लोकल पार्टिसिपेशन से कैसे बड़े लक्ष्य हासिल कर रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। इसलिए जब आपदा प्रबंधन की बात होती है तो वो भी बिना जनभागीदारी के संभव नहीं है। आपको लोकल रेजिलियंस बाय लोकल पार्टिसिपेशन के मंत्र पर चलते हुए ही सफलता मिल सकती है। हमें नागरिकों को भूकंप, साइक्लोन, आग और दूसरी आपदाओं से जुड़े खतरों के प्रति जागरूक करना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। इससे जुड़े सही नियमों, कायदों और कर्तव्य, इन सारे विषयों का बोध निरंतर जगाना जरूरी है। हमें गांव, गली, मोहल्ले के स्तर पर हमारे युवा साथियों के युवा मंडल, सखी मंडल, दूसरे ग्रुप्स को राहत और बचाव की ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। आपदा मित्रों, एनसीसी, एनएसएस, पूर्व सैनिकों की ताकत, उनको भी अगर हम कोई डेटा बैंक बना करके उनकी शक्ति का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसका कम्युनिकेशन की व्यवस्था बनानी होगी। कम्युनिटी सेंटर्स के फर्स्ट रिस्पांस के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था, उनको चलाने की ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। और मेरा अनुभव है, कभी कभी ये डेटा बैंक कितना अच्छा काम करती है। मैं जब गुजरात में था तो हमारे यहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है, उसमें कभी 5-7 साल में एक आध बार बाढ़ आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक साल में 5 बार बाढ़ आई, लेकिन उस समय ये डिजास्टर को लेकर के काफी कुछ गतिविधियां डेवलप हुई थी, तो हर गांव के मोबाइल फोन अवेलेबल थे। अब उस समय कोई लोकल लैंग्वेज में तो मैसेजिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी में ही गुजराती में लिख करके मैसेज करते थे गांव के लोगों को कि देखिए ऐसी स्थिति है और इतने घंटे के बाद पानी आने की संभावना है। और मुझे बराबर याद है, 5 बार बाढ़ आने के बावजूद भी इंसान का तो सवाल नहीं, एक भी पशु नहीं मरा था। कोई व्यक्ति नहीं मरा, पशु नहीं। जस्ट समय पर कम्युनिकेशन हुआ। और इसलिए हम इन व्यवस्थाओं का कैसे उपयोग करते हैं। बचाव और राहत कार्य अगर समय रहते शुरू होगा तो जीवन की क्षति को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें हर घर, हर गली को लेकर रियल टाइम रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी होगी। कौन घर कितना पुराना है, किस गली, किस ड्रेनेज की क्या स्थिति है, हमारे बिजली, पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का रेजिलियंस कितना है। अब जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मीटिंग कर रहा था और मेरी मीटिंग का विषय यही था कि भाई हीट वेव की चर्चा है, तो कम से कम पिछली बार हमने देखा 2 बार हमारे अस्पतालों में आग लगी और वो बहुत दर्दनाक होता है। कोई पेशेंट असहाय होता है। अब पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था को एक बार बारीकी से देखना, हो सकता है एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचा सकता है। मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा वहां की व्यवस्थाओं की सटीक जानकारी हमारे पास होगी, तभी हम प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं बीते वर्षों में घने शहरी क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। गर्मी बढ़ती है तो कभी किसी अस्पताल में, किसी फैक्ट्री में, किसी होटल में या किसी बहुमंजिला रिहायशी इमारत में विकराल आग देखने को मिल जाती है। इससे निपटने के लिए हमें बहुत सिस्टमेटिकली, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे संसाधन हो, व्यवस्था हो, हमें कोऑर्डिनेटेड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम करना होगा। जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां तक गाड़ी से पहुंचना भी मुश्किल होता है, वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। हमें इसका समाधान खोजना होगा।
हाई राइज बिल्डिंग्स में लगने वाली आग को बुझाने के लिए हमारे जो फायर फाइटर साथी हैं, उनके स्किल सेट को हमें लगातार बढ़ाना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि ये जो इंडस्ट्रियल फायर लगती है, उसे बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट के इन प्रयासों के बीच स्थानीय स्तर पर स्किल और जरूरी उपकरण, उन दोनों का आधुनिक होते रहना भी बहुत आवश्यक है। जैसे आजकल ऐसे अनेक उदाहरण आ गए हैं जो फॉरेस्ट वेस्ट को बायोफ्यूल में बदलते हैं। क्या हम अपनी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन बहनों को जोड़ करके उनको अगर ऐसे उपकरण दे दिए तो वे अपना इस जंगल का जो भी वेस्ट पड़ा है इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके उसमें से चीजें बना करके दे दें, ताकि जंगल में आग लगने की संभावना कम हो जाए और इसके उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी कम होगी। इंडस्ट्री और अस्पताल जैसे संस्थान जहां आग, गैस लीक जैसे खतरे अधिक होते हैं, ये सरकार के साथ पार्टनरशिप करके स्पेशलिस्ट लोगों की फोर्स तैयार कर सकते हैं। अपने एम्बुलेंस नेटवर्क का हमें विस्तार भी करना होगा और इसे फ्यूचर रेडी भी बनाना होगा। इसको हम 5G, AI और IoT जैसी टेक्नोलॉजी से अधिक रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस पर भी व्यापक चर्चा करके रोड मैप तैयार करना चाहिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी का राहत और बचाव में अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे गैजेट्स पर फोकस कर सकते हैं जो हमें आपदा को लेकर अलर्ट कर सकें? ऐसे पर्सनल गैजेट्स जो मलबे के नीचे दबने की स्थिति में लोकेशन की जानकारी दे सके, व्यक्ति की स्थिति की जानकारी दे सके। हमें इस तरह की इनोवेशन पर जरूर फोकस करना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से नई नई व्यवस्थाएं तैयार कर रही हैं। हमें इनका भी अध्ययन करना चाहिए, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करना चाहिए। साथियों, भारत आज दुनिया भर में आने वाली आपदाओं को लेकर तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए कोशिश करता है और रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहल भी करता है। भारत के नेतृत्व में बनी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से दुनिया के 100 से अधिक देश आज जुड़ चुके हैं। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी हमारी ताकत है। इसी ताकत से हम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए डिजास्टर रेजिलियंस से जुड़े बेहतरीन मॉडल तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये चर्चा सुझावों और समाधानों से भरपूर होगी। अनेक नई बातों के लिए हमारे लिए रास्ते खुलेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि 2 दिवसीय समिट में एक्शनेबल पॉइंट्स निकलेंगे। मुझे विश्वास है कि और समय भी ठीक है, बारिश के दिनों के पूर्व इस प्रकार की तैयारी और इसके बाद राज्यों के बाद महानगर और नगरों में इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं, एक सिलसिला चलाएं, तो हो सकता है कि वर्षा के पहले ही बहुत सारी चीजों को हम एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को सेंसिटाइज कर सकते हैं। जहां आवश्यकता है वहां पूर्ति भी कर सकते हैं और हम कम से कम नुकसान हो उसके लिए सज्ज हो सकते हैं। मुझे आपकी समिट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपकी अंतर्दृष्टि, आपके संवेदनशील सोच, सुझावों